आज के करंट अफेयर्स क्लास में हम इन 6 टॉपिकों को डिस्कस करने जा रहे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू नौकरीपुर। मैं शेखर प्रसाद आप सभी का स्वागत करता हूं नौकरीपुर के यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लेके आया हूं करंट अफेयर्स क्लासेस। इस करंट अफेयर्स क्लासेस में हम 6 टॉपिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिनमें से आज का हमारा पहला टॉपिक है जीडीपी। तो चलिए डिस्कस करते हैं जीडीपी के बारे में। सो फ्रेंड्स, जीडीपी, मुझे पता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को जीडीपी का फुल फॉर्म पता होगा, क्योंकि जीडीपी के बारे में आए दिन हम न्यूज़ में देखते रहते हैं कि देश का जीडीपी इतना नंबर रैंक पर है, हमारा जो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 3rd। तो इस तरह का न्यूज़ हम रोज देखते रहते हैं और जीडीपी के बारे में पता है हमको। लेकिन जीडीपी के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उसके बारे में हम आज जानेंगे। तो देखिए, हाल ही में हुआ क्या कि जो यूएन जनरल सेक्रेटरी थे, जिनका नाम है जनरल एंटोनियो गुटेरेस, तो एंटोनियो गुटेरेस जी ने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि लेट अस नॉट फॉरगेट दैट व्हेन वी डिस्ट्रॉय अ फॉरेस्ट एंड वी आर क्रिएटिंग जीडीपी, व्हेन वी ओवरफिश वी आर क्रिएटिंग जीडीपी, इज दिस अप्रोच एट ऑल फिजिबल। यानी कि मतलब यह है कि अगर मान लीजिए आप अपने देश के जीडीपी को, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को उन्नत करने के लिए, अगर आप अपने देश के जीडीपी को ही बढ़ाने के लिए, अगर आप देश के फॉरेस्ट को ही अगर आप नष्ट कर देते हैं, तो क्या आप सही मायनों में जीडीपी ग्रो कर रहे हैं? अल्टीमेटली देखा जाए तो एक तरह से आपका लॉस हो रहा है। आपकी जो प्राकृतिक संपदा है, जो आपका प्राकृतिक संपदा है, उसको तो आप नष्ट कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप अपना डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो एंटोनियो गुटेरेस जी का ये कहना है कि ये एक ओवरफिश है, यानी कि कुल मिला के देखा जाए तो हम दोनों तरीके से लॉस ही कर रहे हैं। तो खैर, इनका जो स्टेटमेंट है पूरे लाइमलाइट में, सारे न्यूज़पेपर्स में छपा, तो इसीलिए हम थोड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से देख लेते हैं कि ये जीडीपी होता क्या है, व्हाट इज जीडीपी। सो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी फाइनल वैल्यू होता है किसी भी सामान का या फिर सर्विस का। गुड्स भी हो सकता है, यानी सामान हो सकता है, या फिर सर्विस हो सकता है। तो वो गुड्स या सर्विसेज वो कहां प्रोड्यूस होने चाहिए? आपके ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज में, यानी किसी भी देश के ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज में जो भी गुड्स या सर्विसेज जो बनते हैं, ठीक है, उसका जो फाइनल प्रोडक्ट होता है 1 साल के भीतर, विद इन ए ईयर, यानी ड्यूरिंग ए ईयर, 1 साल के भीतर, उसको हम कहते हैं जीडीपी। तो उन्होंने ये जीडीपी के ऊपर मार्क करते हुए वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के मौके पर इन्होंने कंट्रीज से रिक्वेस्ट की कि आप डिसमेंटल कर दीजिए अपने कोल इंफ्रास्ट्रक्चर को। यानी कि हम जानते हैं कि बिजली उत्पादन के लिए या फिर बहुत सारे प्लांट्स को चलाने के लिए आज के दिन में भी जो 3rd वर्ल्ड कंट्रीज है, यानी कि जो लीस्ट डेवलप कंट्रीज है, लीस्ट डेवलप कंट्रीज आज भी कोल इंफ्रास्ट्रक्चर पर डेवलप है। लीस्ट डेवलप कंट्रीज भी कर सकते हैं या डेवलपिंग कंट्रीज भी कर सकते हैं, लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज है ये इस स्टेज को पार कर सकते हैं। देखिए, होता क्या है कि जो सबसे पहले जब कोई कंट्री या लीस्ट डेवलप कंट्री होती है, एलडीसी कंट्री होती है, या आपका जो ये कंट्रीज होती है डेवलपिंग कंट्रीज होती है, डेवलपिंग कंट्रीज होती है, तो ये दोनों ही कंट्री जो है पहले स्टेज पर अपने आप को ग्रो करती है, उसको कहा जाता है प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में आता है आपका एग्रीकल्चर या फिर एलाइड सर्विसेज, यानी कि और भी सर्विसेज इसमें इंक्लूड हो सकते हैं कुछ परसेंटेज पे, यानी कि लेकिन ज्यादातर फोकस आपका एग्रीकल्चर पर होता है। उसके बाद आता है सेकेंडरी सेक्टर। जब सेकेंडरी सेक्टर में जो होता है, जब कोई कंट्री और थोड़ा ग्रो करता है तो वो क्या करता है, सेकेंडरी सेक्टर पे चला जाता है, यानी ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है। हम मान सकते हैं कि मान लीजिए आप आलू ग्रो कर रहे हैं और आलू ग्रो करने के बाद फैक्ट्री में उसको चिप्स बना रहे हैं, दैट इज सेकेंडरी सेक्टर, यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे आप चले गए। उसके बाद
तीसरा जो होता है सर्विस सेक्टर, इसको कहा जाता है टर्सरी सेक्टर। ये सबसे टॉप मोस्ट सेक्टर है। जब कोई कंट्री पूरी डेवलप हो जाती है, जब पूरी डेवलप कंट्रीज हो जाती है, तब ये टर्सरी सेक्टर यानी सर्विस सेक्टर पर आकर लग जाती है। तो ये जो डेवलप कंट्रीज है लाइक अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, तो ये सब जो देश है ये इस स्टेज को पा चुके हैं, इस स्टेज को उनको प्राप्त हो चुका है। लेकिन आज भी हम जो है सेकेंडरी सेक्टर में ही यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ही हम, अभी तो एग्रीकल्चर में ज्यादा है, फिर भी हम मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया बहुत डेवलप कर रहा है। लेकिन जब भी कोई देश मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को डेवलप करता है, उसके लिए फॉरेस्ट को, इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाना पड़ता है। मान लीजिए कि आप एक बड़े से कोई प्लांट लगा रहे हैं, कोई फैक्ट्री लगा रहे हैं, तो वहां से जब सामान को ले आया जाएगा, तो उसके लिए आपको रास्ते बनाने होंगे, रेलवे लाइन्स बनानी होंगी, तभी तो आप अपने सामान को, जिसको आपने उत्पादन किया है, उसको आप बेचने जाएंगे किसी भी मार्केट में। तो भारत जैसे बड़े देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर काम करने से हमारे एनवायरनमेंट को काफी नुकसान पहुंचेगा, पहुंचता भी है। इन जो डेवलप कंट्रीज जो आज दिख रही है, इन्होंने भी किसी ना किसी स्टेज में, सेकेंडरी स्टेज पर कभी ना कभी एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाया है। पर आज के डेट में ये कंट्रीज इसका विरोध कर रही हैं। तो भारत जैसे देश जो है, भारत जैसे देश का कहना यह है कि ठीक है, हम एनवायरनमेंट को अगर हम नुकसान नहीं पहुंचाएंगे तो हम अपना डेवलपमेंट कैसे करेंगे। अगर डेवलपमेंट नहीं करेंगे तो हम इन टॉप मोस्ट कंट्रीज के साथ कैसे अलाइन होंगे। हर देश को तो अधिकार है। तो आप जब पहले डेवलप किए तो आप कुछ भी नहीं था, लेकिन आज के डेट में अगर हम डेवलप कर रहे हैं, हम डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, चाइना ऑलमोस्ट है, लेकिन इंडिया और भी बहुत सारे कंट्रीज है, लेकिन साउथ अफ्रीका, ये सब कंट्रीज जो है डेवलप कर रहे हैं अभी, तो तब ये डेवलप कंट्रीज को याद आ रहा है कि अरे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंच रहा है। तो इसी कारण जो है भारत ने या फिर जो डेवलपिंग कंट्रीज है इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा विरोध मैनर में लिया है कि अगर डेवलप कंट्रीज नहीं चाहती हैं या फिर कोई नहीं चाहता है तो हाउ, इसका क्या विकल्प हो सकता है, इसका विकल्प क्या है। तो इसी को लेके ये जीडीपी का कॉन्सेप्ट आया। तो फ्रेंड्स, ये जीडीपी के लिहाज से आप थोड़ा सा और भी कुछ कॉन्सेप्ट जो है आप देख सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से। सो दिस टॉपिक जीडीपी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर आवर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ये टॉपिक नंबर 1 था आज का हमारा। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा दूसरा टॉपिक है वेदास एंड उपनिषद। तो हाल ही में हमारी जो एक फिल्म आई है हमारे बॉलीवुड में, आप सभी को पता ही होगा, आदि पुरुष। सो आदि पुरुष में जो राम के कैरेक्टर है, जो हनुमान के कैरेक्टर्स है, हनुमान के कैरेक्टर से बेसिकली जिस प्रकार के डायलॉग्स बुलवाए गए हैं, एटलीस्ट हम तो हमारे भगवान के मुंह से इस प्रकार के शब्द को कभी सुनने की कल्पना नहीं कर सकते हैं। जिसके कारण ये जो फिल्म है आदि पुरुष है, काफी कंट्रोवर्शियल फिल्म बन चुका है बॉलीवुड का। सो ये हमारे जो हिंदू धर्म ग्रंथ है, जो हमारे पवित्र किताबें हैं, इनको समझना हमारे लिए जरूरी हो गया है। तो इन किताबों को अगर हम डिवाइड करें, हिंदू धर्म के जो पवित्र किताब है, ब्रॉडली आप इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, 2 कैटेगरीज। सो ये जो श्रुतिज है, यानी कि जिनको सुन के सीखा जाता है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इनके भी जो है ब्राह्मण टेक्स्ट भी आते हैं, जिसमें अरण्यक्स आते हैं। अरण्यक्स का मतलब होता है फॉरेस्ट और वाइल्डरनेस टेक्स्ट। उपनिषद जो हमारे फिलोसॉफिकल किताब है, तो बेसिकली श्रुति जो है, श्रुति फर्स्ट कंसीडर किया जाता है, उसके बाद आता है स्मृति। स्मृति जो है, श्रुति के आधार पर स्मृति को बनाया गया है, यानी कि ये रिमेम्बर्ड टेक्स्ट है, यानी कि ये
जनरेशन टू जनरेशन पास होने वाले टेक्स्ट के कैटेगरी में ये आता है। तो ये फर्स्ट कैसे बना, मनु तो जानते ही होंगे, मनु ऐसा माना जाता है, मनुस्मृति जो हमारी पहली स्मृति बुक है मनुस्मृति। सो ये स्मृति के लिए ये पार्ट है, मोस्ट पॉपुलरली ये नॉन एज, इसको जो है इपिक्स है, रामायणा है, महाभारता है, उसके अलावा भी धर्मशास्त्र है, पुराण है, ये सारे जो पोस्ट वैदिक स्क्रिप्शंस है, दिस आर द पार्ट ऑफ स्मृति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये रामायण महाभारता जो है ये दिस आर द पार्ट ऑफ स्मृति। सो अकॉर्डिंग टू वेदांता फिलोसफी, वेदांता फिलोसफी भी एक हिंदू फिलोसफी है ये। तो वेदांता फिलोसफी क्या कहता है, वी ह्यूमंस आर द मेनली सेल्फ और सोल और आत्मा, हम जो ह्यूमंस है सोल और आत्मा के रूप में जाने जाते हैं। दिस अल्टीमेट रियलिटी इज ब्रह्म, यानी कि जो ब्रह्म है इसको अल्टीमेट रियलिटी के रूप में जाना जाता है। जो दो मेन आइडियाज है वेदांता के, ये है अहम ब्रह्मास्मि, यानी कि आई एम ब्रह्म, हम जो है खुद ब्रह्म है। उसके बाद दूसरा जो है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, यानी कि ब्रह्म जो है इसको सत्य माना गया है और ये जगत जिसमें हम सरवाइव कर रहे हैं, जिसमें हम रह रहे हैं, इसको मिथ्या कहा गया है। तो अल्टीमेटली देखिए, और भी इसके डीप अगर आप जाएंगे तो इसमें ये आएगा, लेकिन इतना ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से अगर आप याद रख लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही जरूरी होता है। इसके अलावा भी ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इसमें मैं किसी क्लास में आपको मैं बताऊंगा कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद क्या क्या चीजों के ऊपर बेस होते हैं। मैं अगले क्लास में मैं बताने की चेष्टा करूंगा, कुछ शॉर्ट वीडियो में आप लोग के लिए बना दूंगा। इसके अलावा भी महाभारत रामायण को याद रखिएगा कि ये पार्ट ऑफ द स्मृति, ये स्मृति के पार्ट है। और पहला जो स्मृति बुक है दैट इज मनुस्मृति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। सो आज का हमारा तीसरा टॉपिक है WTO। WTO का पूरा नाम होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड से आप पता लगा पा रहे होंगे, ट्रेड का मतलब होता है बिजनेस, यानी कि दुनिया में जो भी एक्टिविटीज है, यानी कि ट्रेड नेगोशिएशन हो गया, उसका इम्प्लीमेंटेशन हो गया, मॉनिटरिंग हो गया, मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट हो गया, या फिर कोई डिस्प्यूट हो गया सेटलमेंट करने का, या फिर डेवलपमेंट एंड बिल्डिंग ऑफ ए ट्रेड कैपेसिटी, ये सारे सेक्टर जो है WTO के द्वारा यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा देखे जाते हैं। सो ये रिसेंटली न्यूज में क्यों है कि इंडिया और यूएस ने एक एग्रीमेंट साइन किया है और इसमें जो 6 डिस्प्यूटेड ट्रेड सेटलमेंट थे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया और यूएस के बीच में, उन्होंने इसको खत्म किया है। एक्चुअली में इंडिया और यूएस ऐसे तो फ्रेंडशिप रिलेशन चलता है, बट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ा सा मतलब कॉन्फ्लिक्ट रहता है, ठीक है। सो हाँ, इसीलिए ये करंट न्यूज जो है, टॉपिक जो है ये लाइमलाइट में है, क्योंकि ये जो 6 की ट्रेड डिस्प्यूट थी, यानी झगड़ा था इंडिया और यूएस के बीच में ट्रेड को लेकर, इन्होंने इंडिया और यूएस ने इसको खत्म किया है। सो इसीलिए हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टि से WTO बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो WTO जो है इसको फाउंड किया गया था 1 जनवरी 1995 को, 1995 1 जनवरी को इसको फाउंड किया गया था। तो इसको बनाने की जो परिकल्पना है वो 1948 में ही ले लिया गया था GATT के द्वारा। GATT का मतलब है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, ठीक है। ये GATT जब बना था तो इसके 23 फाउंडिंग मेंबर्स थे, जिसमें हमारा भारत भी एक था। और हेडक्वार्टर्स की अगर हम बात करें तो WTO का हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, WTO का हेडक्वार्टर कहाँ है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। और एट प्रेजेंट इसके जो DG है यानी डायरेक्टर जनरल है WTO के, वो है डॉक्टर नोबोजी ओकांजो ओलेला। थोड़ा सा टफ है नाम, लेकिन आप इसको याद रखिएगा। और इंडिया ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को 1 जनवरी 1995 को ज्वाइन किया था हमारे भारत में। रैंक वाइज बात करें तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में 2021 में हमारे भारत का रैंक 8 था। तो
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो एक्टिविटीज है, यानी कि ट्रेड नेगोशिएशन हो गया, इम्प्लीमेंटेशन, नेगोशिएशन करने के बाद, यानी कि मान लीजिए कोई कोई देश के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है, कुछ कुछ नेगोशिएशंस होते हैं, कुछ कुछ जो सेलिंग पर जो कुछ टैक्स लगाए जाते हैं उस पर ये किए जाते हैं। सो मॉनिटरिंग, मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट, डिस्प्यूट, देखिए यहाँ डिस्प्यूट सेटलमेंट का भी काम WTO करता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, किसी भी देशों का, यानी देशों में अगर कोई बिजनेस को लेके कोई डिस्प्यूट होता है तो सॉल्व करता है। तो इसी के अंतर्गत हमारे भारत और US के बीच में जो डिस्प्यूट था उसको सॉल्व किया गया है। तो फ्रेंड्स, आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए WTO बहुत ही जरूरी है, और इन सब टॉपिक्स, इस टॉपिक्स में जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, फाउंडेशन, उसके बाद हेडक्वार्टर, एट प्रेजेंट DG और रैंक, ये सब मैंने आपको बताए हैं। आप इन सारे टॉपिक्स को जरूर से जरूर स्टडी कीजिएगा। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं हमारा टॉपिक नंबर 4। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। जेंडर से आप जान सकते हैं कि पुरुष और महिलाओं में जो जेंडर गैप है उसका इंडेक्स हर साल पब्लिश होता है, हर साल ही पब्लिश होता है। तो इसको पब्लिश करने वाली जो बॉडी है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF, इसके द्वारा इसे पब्लिश किया जाता है। तो ये जो प्रोग्रेस है, ये 146 कंट्रीज, इनके बेंचमार्क को लिया जाता है, इनके प्रोग्रेस को देखा जाता है, और 4 डायमेंशन इसमें चेक किए जाते हैं। पहला, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, यानी कि जो वहां उस देश की जो अर्थव्यवस्था है, उस अर्थव्यवस्था में जो पार्टिसिपेशन है या भागीदारी है आम लोगों की, वो कितनी है। उसके बाद एजुकेशनल अटेनमेंट, यानी कि लड़के और लड़कियां जो है दोनों एजुकेशनल, कितना एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, कितनी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। हेल्थ एंड सर्वाइवल, यानी कि हेल्थ जो है पुरुष के मुकाबले महिलाओं का हेल्थ या महिलाओं के मुकाबले पुरुष का हेल्थ, ये हेल्थ और सर्वाइवल रेट कितना है। इसके अलावा पॉलिटिकल इंपावरमेंट भी चेक की जाती है। पॉलिटिकल इंपावरमेंट की बात करें तो हमारे देश में आपको पता ही होगा महिलाओं की भागीदारी जो है वो कितनी है पुरुषों के मुकाबले। तो पॉलिटिकल इंपावरमेंट को भी चेक किया जाता है, और ये हर साल ही पब्लिश किया जाता है सिंस 2006, यानी 2006 से लेके अभी तक ये हर साल ही पब्लिश किया जाता है। इस साल में ये पब्लिश हुआ है। तो रैंक की बात करें तो नंबर 1 रैंक पर आइसलैंड है और नंबर 2 रैंक पर नॉर्वे है, और हमारे भारत का जो रैंक है वो 127 है, 127 है, 127। सो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। याद रखना होगा आपको, हमारे भारत से जो है बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, सभी का जो रैंक है, श्रीलंका, इन सारे जो कंट्रीज है इनका रैंक बहुत ऊपर है। हमारे भारत का उनसे नीचे है, लेकिन पाकिस्तान हमसे भी नीचे है। सो you must have to remember only India's rank. ये आपके लिए काफी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फ्रेंड्स, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 मस्ट बी लर्न, आप जरूर इसे पढ़िएगा आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। टॉपिक नंबर 5, इंटरनेशनल ओलंपिक्स डे। हर साल जून के 23 तारीख को मार्क किया जाता है इंटरनेशनल ओलंपिक डे के रूप में। इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है, कमिटी है, इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमिटी के द्वारा 1894 से ही ये 23 जून को इंटरनेशनल ओलंपिक्स डे के रूप में मनाया जाता है, इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमिटी के द्वारा। सो एंशिएंट ओलंपिक्स की अगर हम बात करें तो सिंस 1776 BC से माउंट ओलंपस के ऑनर में, जो माउंट ओलंपस थे वो ग्रीक गॉड है, ज्यूस जिनका नाम है, उनके ऑनर में, उनके सम्मान में 776 BC से ही ये ओलंपिक्स मनाया जाता है। इसके अलावा माउंट ओलंपिया जो हाईएस्ट माउंटेन है ग्रीस में, ये भी आप याद रखिएगा, हो सकता है ये कभी पूछ ले। सो अभी का जो ओलंपिक्स है जिसे हम मॉडर्न ओलंपिक्स कह सकते हैं, कुवर्टीन नाम के एक फाउंडर है जिन्होंने इनको कहा जाता है
फाउंडर ऑफ द मॉडर्न ओलंपिक्स। पुराने जमाने में क्या होता था, जो ओलंपिक्स गेम होते थे तो उसमें जो विजेता होते थे उनको जैतून जो पेड़ है उसकी टहनी भेंट स्वरूप दी जाती थी, ऑनर के रूप में, ट्रॉफी के रूप में। सो फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक जो डे है वो 1896 से एथेंस ग्रीक में सेलिब्रेट किया गया, फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक्स। और इसके अलावा जब से मैंने ये वीडियो शुरू किया है आप एक रिंग देख पा रहे हैं। ये रिंग जो है, ये जो डिफरेंट रिंग जो है, ये 5 रिंग, ये 5 कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। जो ब्लू वाला आप रिंग देख रहे हैं, ब्लू रिंग जो है यूरोप को रिप्रेजेंट करता है। ब्लैक जो रिंग है वो अफ्रीका को, रेड वाला अमेरिका को, अमेरिका दोनों, नॉर्थ अमेरिका एज वेल एज साउथ अमेरिका। रेड जो है वो अमेरिका हो गया, येलो एशिया को रिप्रेजेंट करता है, और ग्रीन वाला ओशिनिया को रिप्रेजेंट करता है। ओशिनिया बोलने से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों ही कंट्री ओशिनिया के अंदर ही ग्रीन कलर में ही आ जाते हैं। सो फ्रेंड्स, इंटरनेशनल ओलंपिक डे जरूर याद रखिएगा, 23 जून को मनाया जाता है इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी के द्वारा। और एंशिएंट टाइम में 1776 में बीसी से ही ये माउंट ओलंपस के ऑनर में, ग्रीक गॉड के ऑनर में, जिनका नाम ज़्यूस था, मनाया जाता है। बाकी सारे टॉपिक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये लास्ट ईयर इंडियन के एग्जाम में ये रिंग से क्वेश्चन आया था किसी कलर के ऊपर, सो यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दिस आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रेंड्स, इस साल साहित्य अकेडमी अवार्ड 2023 अनाउंस किया गया है, जिसमें हमारे असम से 5 साहित्यकारों को ये अवार्ड दिए गए हैं। सो ये जो साहित्य अकेडमी अवार्ड्स है वो 12 मार्च 1954 से हर साल दिए जाते हैं, और 8 शेड्यूल की 22 भाषाएं, साथ ही इंग्लिश और राजस्थानी, यानी कुल मिला के 24 भाषाओं के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड्स दिए जाते हैं। तो साहित्य अकेडमी अवार्ड्स जो है इस साल हमारे असम के श्री रथींद्रनाथ गोस्वामी को उनके नॉवल पोलामुनी अरु सिसंबर दुखाकिक अभियान नामक एसएमएस नॉवल के लिए इनको ये अवार्ड मिला है। इसके बाद प्रतिमा नंदी नार्जरी जी को इनकी शॉर्ट स्टोरीज के लिए, जिनका नाम गोस्वामी गोजोर नोजोर, ये किताब के लिए बोडो भाषा में ये अवार्ड्स दिया गया है। श्री जिंतू गीतार्थ जी को ये साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार उनकी किताब मौन मोरातोरा के लिए दिया गया है, जो इन्होंने एसएमएस में लिखा है। साथ ही साथ मोइनाउश्री दोईमारी को सोमजीव आरू इनके नोबेल के लिए बोडो भाषा में ये नोबेल इन्होंने लिखा है, जिसके कारण ये अवार्ड्स मिला है। नैना अधिकारी जी को घात प्रतिघात उद्गाहरू नामक किताब के लिए, नोबेल के लिए इनको नेपाली भाषा में ये अवार्ड्स दिए गए।